स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना और फिर हम लोग भाई ओ वह शक्ति हमें दो दयान के कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हमें दो दयान दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हमारे न दुखी निगलो विकलो हे सेवक वन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना तुझी प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज अनुमान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना डाले। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित 3 के स्टूडेंट हैं, समवाय की प्रमोटर है। हमारे बीच में सर यूको आ रहा है, यूको। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर और दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त भी अन्य गुरुओं से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, हम उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा जो संस्था का उद्देश्य है वो है ईच वन रीच वन,
ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन। तो ये जो उनका मोटो है वो आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैले, ऐसी हमारी सबकी अभिलाषा है, इच्छा है। और आप सभी लोग धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास भी है और ऐसे हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आयुर्वेद में। हम लोग वात पित्त कफ में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने वात पढ़ा था, उसके 5 प्रकार थे। 5 प्रकारों में हम लोग सबने पढ़ा था कि 5 प्रकार कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने पित्त के प्रकारों पर चर्चा किया था। पित्त के भी 5 ही प्रकार होते हैं और वो हम लोगों ने पहले रंजक पित्त पढ़ा था। अब हम लोग दूसरा साधक पित्त पढ़ रहे हैं। साधक पित्त में है साधयति कार्याणि इत साधकम, जो कार्यों को साधता हो, यानी जो शरीर में उत्साह प्रसन्नता आदि के माध्यम से आपके कार्यों को सिद्ध करता हो, कार्यों को करता हो, वो साधक पित्त है। तो क्या है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी ये बल जो है, ये बल अपने बैलेंस फॉर्म में होगा तो ये बल कहलाएगा, और अगर ये बैलेंस नहीं होगा, कुपित होगा, जिसको हम लोग कुपित कहते हैं या प्रकुपित ये लिखा हुआ है यहाँ, वो उसका अर्थ कुपित है, यानी इन बैलेंस फॉर्म में है, तो वो उन्हीं जिन गुणों की रचना कर रहा है उनके विपरीत गुणों की रचना करेगा। तो भय हो या शूरता, क्रोध या हर्ष, मोह या प्रसन्नता, ये सब द्वंद्व है। द्वंद्व माने ये 2 तरह के विचारधाराएं होती हैं। अगर भय होगा या तो शूरता होगी, या क्रोध आएगा या आपको क्रोध नहीं आएगा, या आपको हर्ष आएगा, या कहीं मोह होगा या प्रसन्नता होगी। ये जो द्वंद्व वाले द्वंद्वज जो भाव होते हैं, मैंने दो तरह के, तो उनके भाव में जो भी या तो पित्त संतुलित होगा और या पित्त असंतुलित होगा। तो जो असंतुलित होगा तो भय क्रिएट करेगा, क्रोध करेगा। अगर संतुलित होगा तो आपको हर्ष होगा, आपको प्रसन्नता होगी, आपको शूरता होगी। तो ये सब उसके साधक पित्त के कार्य हैं। और इन सब मानसिक क्रियाओं, हृदय और मन दोनों की क्रियाओं के संपादन में इसका योगदान है। यत् पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधु को अग्निरिति संज्ञा, सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कुत रुकता है। यानी हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा सागत, यानी हृदय में जो स्थित है पित्त, उसको साधक पित्त कहते हैं। ये पित्त क्या है, वांछित मनोहर, जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि यह साधक है। तो यह साधक पित्त है, जो हम मनोरथ करते हैं उसको साधने वाला है। अगर बैलेंस फॉर्म में है तो हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। अब शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ये सब मन की, देखिए हम लोग क्या मन की अवस्थाएं हैं ना, तो मन जो है मन की अवस्थाएं हैं। और अगर हम लोग इसके देखें कि मन की अवस्थाओं के अलावा हृदय, चाइनीज में एक्यूप्रेशर में कहा गया, ये देखिए अब जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि कहाँ की स्थितियां हैं। हम चाइनीज में भी बात करेंगे और हम मॉडर्न साइंस की बात भी करेंगे। तो शोक, भय, क्रोध, हर्ष मन की भाव है। और हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा हुआ कि हृदय जो है सारे इमोशंस का रेगुलेटर है, यानी वही सब करता। भले अलग अलग भाव कहीं हो, लेकिन कंट्रोलर वही है। उसमें सारे भाव आएंगे, चाहे हर्ष के हो चाहे क्रोध के हो। क्रोध भले लीवर का हो। वैसे ही हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हृदय में स्थित पित्त है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र केवल हृदय नहीं है, बल्कि उसका कार्य क्षेत्र मन भी। मन में क्या क्या घटनाएं होगी, मन में स्मृति होगी, मन में धृति होगी, धैर्य होगा, मन में आपको क्या कहते हैं, अहंकार भी होगा, मन में बुद्धि भी होगी। तो धृति, स्मृति, धृति, बुद्धि, ये सब मन के विचार हैं। और इन ये कह रहे हैं कि हृदय में, चूंकि अब मॉडर्न साइंस देखिए
हृदय में अगर हमारा कोई रक्त का परिवहन ठीक से हो रहा होगा तो वो ब्रेन में भी जाएगा, सब जगह जाएगा, तो ब्रेन भी ठीक रहेगा। और अगर हृदय में यह साधक पित्त सही मात्रा में नहीं है, संतुलित नहीं है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो वहां भी शोक भय जो निगेटिव जो फोर्सेस हैं उनको पैदा करेगा। नॉट ओनली दैट, स्मृति धृति इनको भी, और क्या करेगा, बुद्धि को भी भ्रमित करेगा, अहंकार की मात्रा बढ़ा देगा, जितना चाहिए उससे अधिक बढ़ा देगा। मेधा और अभिमान ये सब कहाँ है, ये सब मन के विचार हैं। लेकिन मेधा ठीक है, अभिमान एक परसेंटेज में सही होता है, लेकिन अगर उस अभिमान उससे बढ़ गया तो साधक पित्र के नियंत्रण में नहीं होगा, और वो क्या होगा, अभिमान बढ़ जाएगा। साधक पित्र अनियंत्रित है तो अभिमान बढ़ेगा। तो ये जो है, यानी मन, हृदय और उसके साथ साथ हृदय चेतना का स्थान भी है, ये माना गया है। और हृदय की वजह से मस्तिष्क भी हमारा क्या रहता है, मस्तिष्क को हमारी भोजन मिलता रहता है। क्यों, रक्त के माध्यम से न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो मन का भी कार्य क्षेत्र है और मस्तिष्क भी है। तो मन, मस्तिष्क, हृदय, इन तीन जगहों का कार्य क्षेत्र जो है साधक पित्त है। और इसलिए जो भी जो भी तीनों में परिवर्तन होंगे कोई, तो वो साधक पित्त में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इन तीनों में, हृदय में, मन में, जो हम लोग मन कह रहे हैं, हमारे वहां तो मॉडर्न साइंस में नहीं है, लेकिन हृदय हमारे यहाँ हृदय भी है, और हम लोग मन भी रखते हैं, मन भी करते हैं उसमें एक्यूप्रेशर में। तो मन और हृदय और मस्तिष्क तीन चीजें प्रभावित होती हैं। हमेशा ये समझ लीजिए कि अगर कोई, हमारी जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, अगर कोई हृदय से रक्त मिनटों कुछ मिनट के रुक जाए तो क्या करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा, और इन्फार्क्शन जो हम बोलते हैं उस वो हो जाएगा। यानी उन जगहों पर सेल डैमेज होने लगेंगे। तो ये उसका पूरा बताया उसी का, कि जो सेल्स निर्जीव हो जाएंगी। मस्तिष्क तल हृदय से ऊंचा है, ऊपर भेजना है, तो अगर हाइपोटेंशन होगा, यानी रक्त का दाब कम होगा, तो ऊपर ब्रेन में, मस्तिष्क में पहुंच नहीं पाएगा रक्त। और अगर हाइपर होगा तो वहां शिराओं को भी फाड़ सकता है, मतलब शिराओं को ब्रेक कर सकता है। तो ये उनका कार्य जो है। इसके असंतुलन में क्या होगा, हृदय का अटैक हो सकता है, अनिर्णय, क्योंकि मन की स्थिति है अनिर्णय, करें या न करें, मनोभाव विकृत हो जाएंगे। कि मनोभाव क्यों, मनोभाव कंट्रोलर हृदय है और मन भी है। फिर ये जो चीजें हैं साधक पित्त के असंतुलन में इरेक्शन, यानी हृदय का अटैक जो है अनिर्णय, साधक पित्त। हम लोग अलग अलग साइंस पढ़ रहे हैं ना, सारी चीजों को समझिए कि ये यहाँ पर है। आलोचक पित्त क्या है, आलोचित दर्शित रूपम इत आलोचनम, जो रूप को देखता है। आलोचित माने आलोचक, आलोचन का भी मान दर्शन का भी नाम है, या उसका पर्यायवाची है दर्शन। तो आलोचित दर्शित रूपम इत आलोचन, जो रूप को देखता हो, उसको आलोचन करता हो, वो जो सहायक हो या देखता हो, वो आलोचन पित्त है, आलोचक पित्त है। तो क्या है, देखना। अविकृत माने, अविकृत शब्द का मतलब क्या हो, बैलेंस। अविकृत माने जो विकृत न हो, अविकृत, तो जो बैलेंस, इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस न हो, तो यानी क्या होगा, बैलेंस। तो देखना अविकृत कर्म पित्त का कर्म है, यानी आलोचक पित्त के असंतुलन के कारण दृष्टि दोष आ जाएगा। अगर कोई दृष्टि दोष आ रहा है तो आलोचक पित्त के कारण। रूप लोचनतम स्मृतम द्रकस्थ मालोचकम, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं, यानी नेत्र में स्थित रहता है। तो नेत्र में जो स्थित रहेगा वो आलोचक पित्त है। अब दो तरह का है आलोचक पित्त माना गया इन्होंने, देखना दो तरह का है ना, पराभौतिक भौतिक दोनों। चक्षु वैशेषिक, जो आंखों नेत्रों की बात करे वो आलोचक पित्त है हमारा, जो केवल चक्षु वैशेषिक भौतिक की बात करे। जो बुद्धि वैशेषिक माने गए, थोड़ा पराभौतिक की बात करे, बुद्धि विशेष। अब वो देखिए उसका दोनों अलग अलग है। मतलब आलोचना, आलोचक पित्त दो तरह का होगा। दो क्या करेगा, एक पहला तो आंखों नेत्रों में रहेगा, और वो क्या करेगा, अंतर करेगा कि ये गाय है, ये बछड़ा है, ये पेड़ है, ये हाथी है, ये सिंह है, ये मनुष्य है, ये नारी है, ये पुरुष है। ये जो ये पित्त है ये नेत्रों में रहेगा, और उसमें परस्पर
अंतर करेगा, कि बताएगा कि ये इस तरह का है। तो इस प्रकार जो देखेंगे वो आलोचक पित्त चक्षु वैशेषिक कहा जाएगा। मतलब विशिष्ट रूप से वो चक्षु के लिए, चक्षु माने नेत्र, जो चक्षु के लिए है। अब उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग आगे पढ़ेंगे कहीं पर, कि ऑप्टिक नर्व यानी जो आंखें हमारी दिखाई दे जो हमारी एपरेटस है, इनके इनके पूरी गोलाकृति आकृति के पीछे जो है अंत में एक ऑप्टिक नर्व है जो आपको जाती है, और कहाँ जाती है, वो पीछे पीछे सेंटर होता है। जो हमारा चौथा ब्रेन का चौथा भाग है, जो उसमें पीछे सबसे बैक में, तो पैरेटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल जिसको लोग बोलते हैं, वो ऑसिपिटल लोब है, वहां पर बैक में होता है। अब ऑप्टिक नर्व वहां पर है और अल्टीमेटली वहां पर सेंटर है। तो जो यहाँ से गई एक ऑप्टिक नर्व और उसने अंदर जा गया, और वहां दो तरह के हैं, एक कोन्स है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, एक कोन्स है और एक रॉड्स है। हम लोग खुद, हमारा अनुभव क्या कहता है, रॉड्स हम खुद जलाते हैं, रॉड्स जलाते हैं जब रात होती है, तो हम रात जलाते हैं। तो यानी रात में कोई रात होने के आभास पर जो रॉड्स होती हैं वो उस चीज को दर्शाती हैं जिसमें कि आपको कम कलर की आवश्यकता हो। रात में, जैसे रात में देखना है तो रॉड से इस तरह से पहचानिए कि रॉड माने रात और कोन्स माने दिन। रॉड्स हम लोग रात में जलाते हैं, तो उस रूप में देखें तो वहां कोन्स और रॉड्स होती हैं। तो कोन्स क्या करती हैं, वो आपके तीनों कलर्स का डिफरेंशिएशन कराती हैं। तीन ही कलर होते हैं, हम लोग मानते हैं तीन कलर हैं, एक नीला, एक लाल और एक हरा, तीन कलर हैं। तो तीन कलर का कौन कराता है, ये हमारे कोन्स कराते हैं। और रॉड्स होती है रात में वो कराते हैं, तो वो एक ग्लिम्स देती है कि यदि ये आकृति है, और उसको पहचान लेते हैं। और अगर लाइट न भी जल रही हो तो भी वो एक आकृति पहचान लेते हैं, थोड़ा सा कम लाइट हो तो भी, तो रॉड्स होती है। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा जो संवेदना पहुंचती है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, और वहां पर क्या फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो कलर्स पहुंचती हैं, कलर्स, वो कलर्स को अपना इंटरप्रेट करते हैं, और उसके इंटरप्रिटेशन पे क्या होता है, फोटो केमिकल परिवर्तन होगा, और वो बता देगा ये कौन सा व्यक्ति है। उसकी एक फोटो इमेज जाएगी, और वो ब्रेन में जब चली जाएगी, इम्पल्स ब्रेन को जाएगी, वहां पर जो सेंटर होगा, उस सेंटर में जाकर के वो बताएगी कि ये व्यक्ति पुरुष है या व्यक्ति नारी है, ये घोड़ा है, ये गधा है। ये जो विभेद करेगा वो इनके माध्यम से करेगा। तो ये हमारा चक्षु वैशेषिक का वो है। तो ये मॉडर्न साइंस से उसकी तुलना किया है। तो चक्षु वैशेषिक जो काम है वही वाला ऑप्टिक नर्व का यहाँ काम है। अब क्या है, दृष्टि तंत्रिका का दृष्टि। अब देखिए, हम लोग हमेशा मानते हैं कि अग्निकर्म ही हमको दृष्टि ज्ञान करा रहा है, क्योंकि अग्नि की बात हम लोग कर रहे हैं ना, और नेत्र हमारे अग्नि वाले में है, तो हम लोग अग्निकर्म के द्वारा दृष्टि ज्ञान होगा। और अगर कोई भी इस जो हमारे इस पित्त में, आलोचक पित्त में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर विकृत हो गया या ठीक नहीं हुआ, तो क्या करेगा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न कर देगा। अब बुद्धि वैशेषिक क्या है, बुद्धि वैशेषिक माने बुद्धि की तीव्रता, तो विशिष्ट रूप से बुद्धि की बात कर रहा है। तो ये आलोचक पित्त बुद्धि में रहेगा, तो क्या करेगा, बुद्धि का माने क्या हुआ, अगर बुद्धि का आप बढ़िया आपका हुआ, आलोचक पित्त बैलेंस फॉर्म में हुआ, तो आपकी बुद्धि जो है बहुत विकसित होगी, और वो क्या करेगी, वो सूक्ष्म अंतर करेगी, विवेचना अच्छी करेगी, अच्छे अर्थों को ग्रहण करेगी, और कोई विषय दिया जाएगा, उस विषय की विवेचना दोनों तरफ से कर देगी कि ये पॉजिटिविटी ये है, निगेटिविटी ये है। तो उस रूप में ग्रहण करके, और तब अपनी कोई परिभाषा या अपना व्याख्यान या अपना विचार उसमें व्यक्त करेगा। तो ये बुद्धि वैशेषिक है। तो क्या करेगा, अब उस बुद्धि में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, जो हम देखते हैं उसको हमारा कहीं बुद्धि ग्रहण करती है कि ये हमने देखा, नेचुरली ब्रेन से है, और हम लोग यहाँ बुद्धि आलोचक पित्त के कारण कह रहे हैं। तो वो क्या करता है, ये पुराना जो स्मृतियां हैं उनको धरोहर के रूप में रखता है, और फिर ये देखता है कि हमने देखा था। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या काम होगा, उसने स्मृतियां देखी, उसने कल्पना किया, तो कल्पना करना भी उसका काम है। तो कल्पना जो किया उसमें इच्छाएं जन्म लेती है कि हम अमेरिका हुआ है,
या हमें यहाँ चले जाते तो क्या अच्छा होता, या उस जगह हम यात्रा करने जाते तो कितना अच्छा होता। ये जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर भी एक तो स्मृतियां हमारे धरोहर के रूप में हुई, और एक स्मृतियों ने इच्छा ग्रहण वो जागृत किया कि हम ऐसा करें। तो ये विचार है क्योंकि, इसलिए ऐसा जो बुद्धि है वह आलोचक की पित्त के कारण है। अब इन्होंने मॉडर्न साइंस की बात कर दिया कि इसका क्षेत्र कैवर्नस साइनस में है, ये अंदर मस्तिष्क के गहवर माने मस्तिष्क के अंदर कैविटी में, तो वहां का कैवर्नस साइनस है जो आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा इनका केंद्र सेंटर है। तो वहां से ये करेगा, और इनको वहां पर क्या है, ब्रेन में हमारे ऊपर जो हमने पढ़ाया था ना कि बाहरी जो बाहरी ब्रेन का बाहरी भाग है, उस भाग में जो जिसको हम लोग कहें ग्रे मैटर कहेंगे, तो उस ग्रे मैटर में ये सब क्षेत्र होते हैं। साइको सेंसरी सेंटर मतलब साइको मोटर, यानी मोटर माने जो जो कोई चीज एनालाइज करके आदेश देता है वो, और जो सेंसरी माने जो इंफॉर्मेशन ला के देता है, दोनों वहीं पर होते हैं हमारे ग्रे मैटर वाले में, ऊपरी भाग में, जिसको कॉर्टेक्स कहेंगे। तो उस कॉर्टेक्स में होगा, वहीं पर इनका सारा फंक्शन होता है। ये मॉडर्न साइंस की भाषा में कह रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये आयुर्वेद में है। आयुर्वेद वहां बात कह दिया उन्होंने कि विद वैशेषिक आलोचक पित्त के कारण सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करता है। और कैसे ग्रहण करता है, ग्रहण करने का तरीका होता है कि मॉडर्न साइंस ऐसा कह रही है, तो वही हम लोग कह रहे हैं। अब रोग क्या होंगे, आंख के रोग होंगे, क्यों, आंखों वाला है, दृष्टि दोष होगा, विचार शक्ति की कमी, ये बुद्धि वैशेषिक में हो जाएगा, ये बुद्धि वैशेषिक में हो जाएगा। विभेद की कमी, विभेद माने दोनों में अंतर करने की शक्ति की कमी, ये क्या होगा, बुद्धि वैशेषिक नहीं कर पाएंगे। और वो उसमें भी कर सकता है, चक्षु वैशेषिक में भी करेगा कि ये देख नहीं पाए कि गधा है कि घोड़ा है, समझ नहीं पाए तो वो भी शक्ति की कमी हो सकती है। और दूसरा जो, या रात में अंधेरे में पहचान न पाए कि ये कौन खड़ा हुआ है, तो भी विभेद शक्ति की कमी है। और अगर बुद्धि वैशेषिक की बात हो तो भी कह सकता है कि ये विचार, इस विचार को अंतर न कर सके कि इस विचार में और पुराने वाले विचार में क्या अंतर है। तो ये भ्राजक पित्त भ्राज्यत प्रकाशित वर्णम इद भ्राजकम, बहुत बढ़िया लिखा रहता है, इसको पढ़िए समझिए। भ्राज्यति जो प्रकाशित, भ्राज्यत प्रकाशित वर्णम, दोनों शब्दों का ही वो है। भ्राजक माने भ्राज्यति, भ्राज्यति भी प्रकाशित का ही कहीं ना कहीं शब्द का अर्थ है। तो भ्राज्यति और प्रकाशित वर्णम, आपके जो वर्ण को माने आपके जो त्वचा को, वर्ण आपके त्वचा के रंग को जो प्रकाशित करता है, जो भ्राजित करता है, वो भ्राजक पित्त है। शरीर का तापक्रम, अब क्या करती है त्वचा, तापक्रम संतुलित करती है, आपके वर्ण को, आपके त्वचा को, त्वचा माने त्वचा के रंग को सुंदर, और सुंदर अगर बैलेंस हो तो सुंदर बना देगी, और अगर नहीं होगा तो कुरूप बना देगी। ये भाजक होता है, ठीक है। तो क्या है, त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात्, भ्राजना त्वचा, मतलब त्वचा में रह करके शरीर की प्रभा, शरीर की आभा, शरीर की प्रभा, शरीर के जो सौंदर्य, शरीर के रूप को प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। पूरे शरीर में जो है, इस भ्राजक पित्त की वजह से आपकी त्वचा सुंदर दिखाई पड़ती है। तो त्वचा के अतिरिक्त, अब देखिए इसमें उन्होंने मॉडर्न साइंस की बात किया। अब मॉडर्न साइंस में क्या इन्होंने कहा कि शरीर के अतिरिक्त जो शरीर के अन्य अंग में है, उसमें ऊष्मा का नियमन कैसे होता है कि उस जगह पर, उस ऑर्गन में कहाँ कितनी आवश्यकता है, इसलिए वो अगर अधिक आवश्यकता तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, कम आवश्यकता तो ब्लड का सर्कुलेशन घट जाएगा। तो ब्लड ही हमारा जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। तो अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड बढ़ा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, ब्लड घटा तो टेम्परेचर घटा। तो यदि यह अंग अधिक कार्यशील होगा तो ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी और अग्निकरण प्रबल हो गया। लेकिन शरीर का त्वचा ऐसा भाग है जहां पर यह काम नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उस शरीर के जो अंदर के अंग है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ये होता है। क्या, अगर अंदर के शरीर के सारे टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करता है, त्वचा क्या करता, उस अपनी आवश्यकता उसकी नहीं है, लेकिन जो अंदर की आवश्यकता उसकी है कि वहां बढ़ गया है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो कहता है बाहर निकालो। तो त्वचा के माध्यम से उस टेम्परेचर को वो बाहर निकाल देता है। और अगर कहा कि नहीं निकालना नहीं है तो वो क्या करता है, त्वचा को
रोक देता है, मतलब उसके पोर्स को बंद कर देता है। ये मॉडर्न साइंस की बात है, और ये हमारे उसमें भी है। हम लोगों ने चाइनीज में कहा है कि हमारे उसके लिए कौन करता है, हार्ट और लंग्स हमारे दोनों उसका संतुलन करते हैं, और वो क्या करते हैं, पोर्स को बंद करते हैं या खोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि आगे मॉडर्न साइंस में बात आएगी कि जो हाइपोथैलेमस हम लोगों ने कहा, हाइपोथैलेमस इन सबको टेम्परेचर का नियंत्रण, और यही नहीं, हम लोग हाइपोथैलेमस को खुद जान रहे हैं ना कि हम एंडोक्राइन सिस्टम का हेड है, उसका हमारे लिम्बिक सिस्टम का हेड है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हेड है। और इसके अंदर सारे सेंटर्स है, भूख प्यास विचार और जो है उष्मा का नियंत्रण, टेम्परेचर, बायोलॉजिकल क्लॉक, सब इसी के अंदर निहित है। तो ये कहता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर करता है। अगर आपको कभी हाइपोथैलेमस, अगर कभी आप लगे कि टेम्परेचर जो है अनकंट्रोल टेम्परेचर है, तो यानी हाइपोथैलेमस में हमको, हाइपोथैलेमस हम लोगों ने आयुर्वेद में यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस हाइपोथैलेमस में आपको मेथी पट्टी बांधनी होगी। और अगर आप वैसे देखेंगे तो TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट है चाइनीज में, तो आपको वहां पर हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको अनकंट्रोल, क्यों, क्योंकि यही टेम्परेचर करता है, और लू लगने में यही हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है। वो समझता है कि हमारा लू लगने का मतलब कि उष्मा निकल गई, सारी गर्म, सारा रक्त जो है उष्मा इतने बढ़ गई कि वो जल के माध्यम से सारा जल सूख गया। तो जब जल सूख गया तो अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह वो टेम्परेचर 102 हो जाता है लू लगने में। तो जब 102 टेम्परेचर हो गया तो हाइपोथैलेमस को ये विश्वास हो जाता है कि हमारा टेम्परेचर 102 है। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप पानी वानी पीते हैं, तो आप नहा भी लेते हैं, तो भी क्या है, वो टेम्परेचर आपने रेगुलेट किया, तुरंत ही हाइपोथैलेमस को क्या मालूम, वो समझता है कि 102 मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है, वो तुरंत 102 फिर कर देता है। ये लू लगने का निगेटिव पॉइंट है कि वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट हो जाता है, और हाइपोथैलेमस को ये विश्वास हो जाता है कि उसका टेम्परेचर वास्तव में 98.4 न होकर के, क्योंकि 98.4 याद ही नहीं रहता, तो उसको 102 याद रहता है। तो ये वाला सेंटर बताया। अब ये उन्होंने उसका और बताया है कि शरीर की ऊष्मा का 60% त्वचा से विकिरण रेडिएशन द्वारा। अब ये त्वचा से विकिरण रेडिएशन माने कैसे होता है, रेडिएशन तीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ, रेडिएशन और कन्वेक्शन, और एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन माने जैसे लोहे की रॉड है, आप एक सिरे को आग लगाएं तो जलाएं, तो क्या होगा, धीरे 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 करते हुए कंडक्शन सिस्टम से एक दूसरे को टच करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये कंडक्शन सिस्टम है। कन्वेक्शन सिस्टम क्या है, मेरे पास एक किताब है, और आपको वो किताबें आपको किताबें बांटनी हो मुझे, तो मैं कहूँ कि सारे लोग आए मेरे पास, अब मैं उनको किताबें एक एक दे दूं। ये हमारा कन्वेक्शन सिस्टम है। और तीसरा तरीका ये है कि रेडिएशन है, कि मैं यहीं से किताब फेंक दूं बिना किसी के, आप वहीं बैठे रहें, मैं यहीं बैठा रहूं, और यहीं से मैं किताब फेंक दूं, तो विकिरण रेडिएशन है। सूर्य की रोशनी रेडिएशन सिस्टम से हमारे पास आती है, वो प्रभावित नहीं करती किसी माध्यम को। तो ये तीन तरह के, तो 60% रेडिएशन, 15% कन्वेक्शन, और 25% श्वेत के रूप में त्वचा से निकलता है, तो जल वाष्प के रूप में या फेफड़ों से। तो ये वह कह रहे हैं, यही परसेंटेज अगर 25% से अधिक हो गया तो क्या होगा, अंदर की कमी, पसीना आएगा, बाहर चला जाएगा, ये तो जल की कमी हो जाएगी, तो यानी कहीं ना कहीं एसिडिक वाला एलिमेंट बनेगा। अब इन्होंने उसका अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, लेकिन यह है कि जब ये कहीं ऑक्सीजन की वो टेम्परेचर की कमी हुई, अधिकता हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो एक पिगमेंटेशन जो है, ये पिगमेंटेशन मेटाबॉलिक सिस्टम से है, तो पिगमेंटेशन प्रभावित होने लगेगा। तो ये त्वचा हमारा रंग पिगमेंटेशन पिगमेंट्स की वजह से है। तो क्या होगा, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो ये असंतुलन जो है किसका है, अग्नि का। ये संतुलन वास्तव में, इसीलिए ट्रीटमेंट भी इसको लीवर में हम लोग कहीं करते हैं, ठीक। तो ये ल्यूकोडर्मा है, त्वचा संबंधी रोग
जो है इससे होते हैं, और इनका नामकरण एक्जिमा कह दीजिए, सोरासिस कह दीजिए, रिंगवर्म कह दीजिए, ये सब उसी के नाम है। अब एपिडर्मिस की बात उन्होंने कही कि जो आधुनिक, वही मॉडर्न साइंस कह रहा है, एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर मेलफिजियन लेयर कहलाता है। तो एपी मतलब एक तो एपिडर्मिस माने बाहरी वाला, तो बाहरी वाले का त्वचा का जो है जिसमें क्या हो पिगमेंट्स होते हैं, तो इसका एग्जैक्ट नाम मैं आपको बता दूं, जो उस लेयर का नाम, तो आप लोग उसको समझते रहिए, क्योंकि ये आपके आप ही के जो थर्ड सेमेस्टर में है, इसका लास्ट में स्किन का वो है। तो अब ये इसमें तो लिखा हुआ है इनर मोस्ट जो है, जो सबसे भीतरी स्तर है, इनर मोस्ट सिंगल कॉमनल लेयर विद ऑब्लॉन्ग न्यूक्लियस, स्ट्रेटम बेसेल बोलते हैं इसको, और दिस सिल्वर लेयर इज ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और उसके बाद स्ट्रेटम स्पिनोजम होता है जिसमें आपको पिगमेंट्स होते हैं, तो स्ट्रेटम स्पिनोजम इसको बोलते हैं। जो यहाँ लेयर है उस लेयर छोड़ दीजिए, लेकिन जो एरिया है उसको स्ट्रेटम स्पिनोजम बोलते हैं, पेज नंबर 213 में है मानव शरीर विज्ञान में। तो इस स्ट्रेटम स्पिनोजम होता है, इसमें क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट्स होता है, तो वो मेलेनिन की, उस मेलेनिन की वजह से ही हम लोगों के कलर्स का होता है। जितनी इसकी संख्या होगी उतना ही हमारा वर्ण श्यामल होगा, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति में ये जल्दी अधिक होता है। तो अगर सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य अधिक होता है, जहां जहां गर्भ देश है वहां मेलेनिन अधिक होता है, तो जितना ही वो हमारा रंग श्यामल हो जाएगा। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि श्यामल होना और हमारे उसमें वो श्यामल होना मेलेनिन की वजह से है, मेलेनिन अधिक है तो श्यामल कम है, तो जो जो ठंडे मुल्क वाले होते हैं उनके मेलेनिन कम होता है, इसलिए वो लोग जो है त्वचा का वर्ण उनका हम लोगों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसलिए ये आप ये भी नहीं कहा जा सकता कि मेलानिन का होना और न होना सौंदर्य की निशानी है। इसलिए जो लोग गलतफहमी पाले रहते हैं कि सांवले रंग जो है सुंदर नहीं होते, सांवले रंग वाले, वो गलतफहमी यहाँ दूर हो गई, वो संतुलन है। तो खैर एनीवे, मुहासे, फोड़े, खारिज, एक्जिमा, छाले, सोरासिस, ये जो है ये इसके भ्राजक पित्त के हैं। तो भ्राजित प्रकाशित वर्णम इति भ्राजकम, ऐसा ऐसे याद रखिए। पाचक पित्त, अब पाचक पित्त क्या है देखिए, पांचवा है पाचक पित्त क्या है, पाचेत आहारम इत पाचकम, सबसे प्रमुख पित्त यही है। हम लोगों ने एक तो पढ़ा था वो रंजित रक्ति करो तो रसम इत रंजकम रंजकम, तो एक रंजक पित्त था, दूसरा पाचक पित्त, सुनिए पढ़िए, पाचित आहारम इति पाचकम। अब जो आहार को पचाता है, जो आप खाते हैं भोजन उसको पचाता, सब पहले पहले एनर्जी तो इसी में हम लोग कहते हैं। तो पाचित आहारम इति पाचकम उपाचक पित्त है। अब इसका स्थान कहाँ है, अग्न्याशय। अग्न्याशय कौन सा है, अग्न्याशय आप लोग जानते हैं, कोई बताए। पैनक्रियाज, ठीक, पैंक्रियाज को हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्थान अग्न्याशय है। और नहीं ये सर, अग्नाशय तो स्टमक होता है सर। वो आमाशय है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। वो राइट राइट, आम आशय में ये कहते ना, ये हाँ, आम यस सर, रास्ता यस नहीं सर। है, ये आम जठर भी रास्ता कहते हैं सर, जठर भी हाँ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये राइट राइट, आम रास्ता नहीं है, आमाशय। तो उसी तरह आम नॉर्मल जो है आशय है हाँ वही वाला। लेकिन अग्न्याशय जो है ये इसीलिए हम लोगों ने याद करिए ना, वो उसका सिक्रेशन को हम लोगों ने तीसरे नंबर पर रखा हुआ है, अग्न्याशय नाम ही इसका अग्न्याशय है। पैंक्रियाज के सिक्रेशंस को हम लोगों ने कहाँ रखा है, उंगली नंबर 3 पे, इसीलिए अग्नि का काम है ना, अग्न्याशय नाम ही उसका है। पैंक्रियाज को हम लोगों ने अग्न्याशय सर, और कंफ्यूजन हो पैंक्रियाज गया, यहाँ राइट रखा राइट। थर्ड में। एनीवे, ये अग्नि रूप और तिल परमित है। देखिए तिल परमित का जो मीनिंग है, मुझे जो लग रहा है, परमित माने सीमित, और परमित माने कितना, तिल परमित बहुत कम होता है, अग्नि रूप है, पाचक पित्त है, कम होता है, लेकिन लेकिन उसका उसका मतलब अग्नि रूप है, वो नेचुरली कम होता है। पचाना पाचक पित्त का कर्म है,
पाचक पित्त आहार का पाचन करके उसके सार भाग को क्या करता है और माल भाग को अलग अलग करता है। Sorry. यदि आहार का पाचन उसी प्रकार से नहीं हुआ तो चारों पित्तों, अगर यही नहीं ठीक हुआ तो जो और पित्त है उनके कर्मों में विकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आहार का पाचन ही नहीं हम लोगों ने किया बढ़िया से, और अगर ये बढ़िया से हुआ तो सब ठीक हो जाएंगे, और ये नहीं हुआ तो सारे धातुएं, क्योंकि रस रक्त मांस भाई सारी चीजें आप इसे जोड़िए, वो भी तो है, पित्त वात पित्त कफ और उधर रस है, रस रक्त, तो इन सब रसों का जो है उन सब धातुओं का क्षय होता रहेगा। तो इसलिए पोषक तत्व हम लोग जो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन को हमको हमेशा लेना पड़ेगा, बढ़िया से लेना पड़ेगा। पाचक अग्नि होनी चाहिए, फिर अब उसका बढ़िया से उपयोग करना चाहिए। तो बढ़िया से भोजन भी करिए, मन से करिए, और आपके अंदर सब जठराग्नि वगैरह सारी चीजें सही हो तो क्या होगा, जो आपका पहला रस का निर्माण होगा वो सही होगा। फिर जब अन्य रस से इन समस्त धातुओं का निर्माण होगा और उसी की जो कमी होगी, भाई हमेशा आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो इन सभी धातुओं का या तो निर्माण होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्षय होती है, तो क्षय होगी तो क्षय पूर्ति होगी, वृद्धि भी होगी, निर्माण भी होगी, कुछ चार घटेंगे तो चार बढ़ेंगे। तो इसलिए जैसे 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 अगर पाचक अग्नि विकृत है तो विकृत रस का निर्माण होगा, तो आगे चल के सारी क्रियाएं हमारी, सारे धातुएं अब प्रभावित हो जाएंगी। इसीलिए पाचक अग्नि को सभी अग्नियों में प्रधान कहा गया है ना। ये जठराग्नि की बात कर, मेन जठराग्नि की बात कर रहा है, और इसी पर अन्य अग्नियां आश्रित हैं, और आयु बल वर्ण उत्साह कांति ओज तेज और प्राण बने रहते हैं। देखिए कितना आयु बल वर्ण उत्साह कांति ओज तेज और प्राण बने रहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बढ़िया बहुत सुंदर है, कांतिवान है, ओजवान है, तेजवान है, और आहार खराब लेना शुरू कर दे तो 1-2 साल में उसका ये बल वर्ण उत्साह कांति सब खत्म हो जाएगी। और एक कोई जो है जिसका कम कांतिवान है, लेकिन अगर वो ठीक से ले रहा है और उसका रस आगे चल के बढ़िया बन रहा है तो नेचुरली वो अधिक ओजवान हो जाएगा, अधिक कांतिवान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक आप लोगों को सबको जिसको है वो एक सुविधा दी गई है कि इसके माध्यम से आप अपने को, हम अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। पाचक अग्नि को अगर हम स्वस्थ संभाव रखते हैं तो हम अग्नि को विकृत मत होने दीजिए, न मंद हो, न तीक्ष्ण हो, न विषम हो। तो ये जो है इसको मूल कहा गया। इसीलिए इसमें क्या होगा, अल्सर होगा, हृदय में जलन, वही वाला आपने पढ़ा, अपच, बुरी आदतें। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये चीजें होंगी तो मनोभाव भी परिवर्तित होंगे। ये मनोभाव के है, क्योंकि पराभौतिक परिवर्तन होगा, अत्यधिक इच्छाएं वो भी पराभौतिक, कीटाणुओं का नाश क्या, कुछ हमारे इनकी वजह से कुछ कीटाणु में अगर असंतुलित होगा तो क्या कुछ हमारे जो अंदर स्टमक में कुछ ठीक होते, स्टमक के आगे चल के होते हैं, एलाई में कुछ कीटाणु होते हैं तो उनका नष्ट कर देगा, वो भी असंतुलित होएगा। पाचन नली में विष द्रव्यों का नाश, भाई अगर कोई हमारे पाचन नली में विष द्रव्यों का नाश क्या या तो नहीं करेगा, इसमें असंतुलन होगा तो नहीं करेगा, और जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स आपको नष्ट कर रहे हैं, उनको भी असंतुलन होने पर नष्ट कर सकता है। तो रक्त निर्माण में असंतुलन हो सकता है, रक्त निर्माण प्रभावित होगा, ये इनका अर्थ है। तो ये देखिए पूरा उसी का सिनॉप्सिस है और इसमें दिया हुआ, आप पढ़िएगा सारांश में। नाउ वी कम टू कफ। कफ के लक्षण क्या है? गुर, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। हमने पढ़ा था गुर भारी, क्यों भारी है? शीत क्यों है? जल की वजह से। मृदु क्यों है? जल की वजह से। स्निग्ध क्यों है? जल की वजह से। मधुर क्यों है? जल की वजह से, लेकिन मधुर कफ की वजह से भी है। स्थिर कफ की वजह से। पिच्छल ये जल की वजह से हो सकता। तो ये जो उसके सारे दोनों के, क्योंकि कफ जो है जल और पृथ्वी से बना हुआ है, तो उन दोनों के गुणों को इसमें समावेश किया गया है, और ये विपरीत गुण वाले होंगे तो उससे
ये शांत हो जाएगा। अब ये कह रहा है ना शेषमा, इसको श्लेष्मा कहा गया है। तो आप कफ को जहां बात करें वहां आयुर्वेद में इसको श्लेष्मा कहा गया है। तो ये क्या है, सोम, सोम माने जल, जल, जल ही जल। अगर ये कफ के अंतर्गत सोम, उसका सोम को माना जल का अंश जो है, वाटर, ये क्या है, कभी कुपित हो जाएगा, अगर नाराज हो गया यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ तो अशुभ देगा, और अकुपित होगा यानी अगर समभाव होगा यानी बैलेंस फॉर्म में होगा तो शुभ कर्मों करेगा। तो करेगा दृढ़ता, दृढ़, आप विचारों में, दोनों चीजों में, शरीर में और विचारों में, शिथिलता विचारों में और शरीर में, पुष्टि, कृशता कमजोरी, उत्साह आलस्य, वरिष्ठता, अगर बहुत आलसी हो जाएंगे तो नेचुरली आप समझ लीजिए कि कहीं अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक से। कृशता ही, कृशता, वृष्टा, वृष्टा शब्द तो कोई नहीं, क्लीवता, क्लीवता तो ये हो गया कमजोरी, मतलब अप टू द लिमिट ऑफ कि आप अपनी अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाए, ये भी क्लीवता हो सकती है। वृष्टा, वृष्टा में तो बलवानी हो, बलवान वाला होगा, वृष्टा माने वृषभ की तरह, वो वृष्टा वो वाला शब्द हो सकता है, वृष्टा माने वृषभ की तरह, मेरे हिसाब से वही है। ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, और इसी प्रकार के और द्वंद्व, जो भी द्वंद्व माने दो तरह के विचार, अगर ज्ञान है तो अज्ञान, बुद्धि है तो मोह, तो ये द्वंद्व है। चेतनता, जड़ता, शक्ति, अशक्ति, चेतनता द्वंद्व है, जड़ता, चेतनता की जड़ता उल्टा है, द्वंद्व माने वो विलोम जो अर्थ है उस रूप में समझिए, दो शक्तियां होती है ना, तो वो वाली, तो आदि को पैदा करेगा। अब इनके स्थान कहाँ है, देखिए चेस्ट, ऊपर वाला हम लोग कहा गया हार्ट और उसका कंठ, थ्रोट, संधिया जॉइंट्स में कफ, मस्तिष्क में, ब्रेन में भी, सिर में भी, पैंक्रियाज में भी, आमाशय स्टमक में, रस में, प्लाज्मा में, नासिका में, नाक में, और जिह्वा में, टंग में, और मेद, फैट में, इन सब में कफ के गुण क्या है, देखिए मानसिक तमोगुण है इसका, और रासायनिक क्या है, मधुर लवण दोनों, और इधर क्या है, भारी पृथ्वी की वजह से, शीत जल की वजह से, मृदु जल की वजह से, स्थिर पृथ्वी की वजह से, लुब्रिकेशन जल की वजह से। तो ये जो है भौतिक इसके वो हैं। अब इनके जनक कौन है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, जनक कौन है, हार्मोन, वात, तो वो नर्वस और हार्मोनल फंक्शन उसको करेगा। पित्त क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म क्रियाएं करेगा, तो क्या करेगा, मूल पहले क्या करेगा, ब्रेक करेगा, फिर मूल द्रव्यों की उत्पत्ति कर देगा। फिर क्या करेगा, जो कफ क्या करेगा, कफ उनसे जो दो अलग अलग ब्रेक हुए उनसे क्या करेगा, एनाबॉलिक जोड़ देगा, संश्लेषण कर देगा, उनसे क्या करेगा, नवीन धातुओं की उत्पत्ति कर देगा। तो ये जो है तीनों का काम हो गया, वो शुरुआत करेगा, वो नर्व ब्रेक इससे हार्मोनल, और इनसे जो है जहां जहां काम होना है वहां अपना ठीक करेगा। फिर पित्त क्या करेगा, पित्त जो है एक कोई आपको चीज मिली उसको ब्रेक कर दिया उसने, फिर इसने कफ ने क्या किया, उसको जहां जहां जिसकी जिसकी आवश्यकता थी उसको जोड़ दिया और अपना काम करे, नया धातु हुआ। तो ये सारी चीजों मिल करके शरीर में इस प्रकार से काम करते हैं। कफ के भौतिक गुण वात के गत्यात्मक गुणों से विपरीत है। नेचुरली कफ के भौतिक गुण जो है, वात बहुत वो है, कफ बहुत वो है, परंतु वात और कफ दोनों में एक समानता है कि दोनों कार्य अग्निकर्म से भिन्न है, दोनों में अग्निकर्म नहीं। तो अभी अग्निकर्म को कभी पित्त को करना हो तो आप वात को भी बढ़ा सकते हैं और कफ को भी बढ़ा सकते हैं, ये इसका अर्थ हुआ, क्योंकि उसमें अग्निकर्म नहीं है, दोनों में अलग, दोनों में शीत गुण है, तो आप दोनों उधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, जहां आवश्यकता जैसी हो। कफ के सामान्य कार्य क्या है, प्राकृतिक स्नो, बंध, स्थिरत्व, गौरवम, वृषता, क्लम, और क्षमा, गति, लोभश्च, कफ कर्म विकारजम, संधि, रुक्षता, जो प्राकृत माने नेचुरल, मतलब जो बैलेंस फॉर्म में हो वो, स्निग्धता, रुक्षता का न होना, रुक्ष स्निग्ध होगी ना क्योंकि जल है, संधि बंधनों का ठीक होना, जहां पर आपका जोड़ है वहां ठीक हो, स्थिरता, वहां जहां स्थिर वहां भारीपन हो, वहां भारीपन चाहिए, मैथुन में समर्थ होना, ये आपका उसमें है, शारीरिक बल का बना रहना, शारीरिक बल होगी तो सारी चीजें समर्थ होंगे, सहन शक्ति, धैर्य अपने आप में एक बल है, जो धैर्यशील वही होगा जो उसके अंदर सारी शक्तियां होगी, तभी तो सहन शक्ति है। शक्ति के, क्योंकि सहन को शक्ति माना गया है, तो सहन वाला जो होगा वो शक्ति वाला होगा,
जिसके पास शक्ति कम होगी वो सहनशील नहीं होगा। धैर्य और लोभ का अभाव, धैर्य भी रखेगा और लोभ नहीं रखेगा, ये समभाव से स्थित पदार्थ के कर्म, ये समझिए। इनकी वजह से ये गुण दोनों, भौतिक पराभौतिक दोनों, शरीर में स्निग्धता, बंध, विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुसंधान, स्थिरत्व, ये स्टेबिलिटी, गुरुता, वीरवत्ता, बल, क्षमा, धैर्य, निर्लिप्तता, ये अविकृत कफ के कार्य, वही वाला कहा उन्होंने, ये अविकृत माने बैलेंस कफ के कार्य। संतुलित कफ शरीर को बल प्रदान करता है, इसलिए उसको बल कहते हैं। आप कहते बताए ना कि जो संतुलित होगा वो कोई भी जो दोष है वो दोष न होकर बल है, और संतुलित कफ को ही शरीर में ओज कहते हैं। यही जब कफ आपका संतुलित रहेगा तो ओज कहलाएगा। चलिए, अब ये हम लोग पहले बता चुके हैं कि तीन बल जो है तीन प्रकार का होगा, कहेंगे एक तो सहज होगा, एक कालज होगा, युक्तकृत होगा। कैसे सहज माने क्या? सहज माने जो आपका जन्म से आपने पैदा हुए तो वो नॉर्मल जो आपका है, सहज सहज वो बल आपका है। कालज माने जो काल के हिसाब से परिवर्तित हो। काल माने अभी गर्मी हो तो आपका बल लगेगा आपको कम है, ठंडा हो तो आपको लगता है कि बिल्कुल मेरा बल दूसरी तरह का है, और आपको समशीतोष्ण हो मतलब दोनों ठंडक न हो तो आपका बल लगेगा पूरा। तो कालज बल मतलब वर्षा में, बारिश में और ठंडक में और गर्मी में सबके अलग अलग बल होते हैं। एक ही व्यक्ति के तीन स्थितियों में, अनेक स्थितियों में, अनेक महीनों कालों के हिसाब से वो जो बल परिवर्तित होता है वो कालज बल है। और एक युक्तकृत होगा। अब युक्तकृत क्या है? आपने विटामिन प्रोटीन्स बढ़िया से लेना शुरू कर दिया तो ये आपका सहज और कालज नहीं था, बल्कि ये युक्तकृत, आपने कुछ लिया। युक्त माने कोई युक्त किया, कोई उपाय किया, उस उपाय के माध्यम से आपने अच्छे प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया, युक्तकृत हुआ। ठीक। अब कालज बल में देखिए वहां बाल्यावस्था व्यवस्था बालक है वो होगा युवावस्था में 17 से लेकर के 25 साल की उम्र में आपको जो है सबसे अधिक बल है। वहीं पर आप माइक टाइसन निकलेगा 17 साल में, वो जीत जाएगा, वो मुक्केबाजी में चैंपियन बन जाएगा। तो वो क्योंकि वो उस कालज बल की वजह से युवावस्था का बल है, और बाद में वही नहीं, बाद में वही गिर पड़ेगा। एनीवे, तो आहार विहार और चेष्टा के संयोग से उत्पन्न बल को युक्त बल। भाई हमने आहार किया, विहार किया, और कुछ आपने तकनीक लगाई, कुछ आपने विटामिन लिया, प्रोटीन्स ले लिया, बढ़िया से उसका बेस बना, जो भी किया, और कुछ टहलना, मॉर्निंग वॉक, योग, ये सब किया, आहार बढ़िया लिया, तो ये क्या है? युक्त बल है। ठीक, ये उपार्जित है, ये वास्तव में आपको नहीं मिला था, लेकिन आपने अपनी, जैसे दो तरह की होती है शक्तियां ना, कि आप एक आपका प्रतिभा शक्ति और एक प्रज्ञा शक्ति। तो प्रतिभा तो आपके जो जन्मजात है वो मिली हुई है, और प्रज्ञा शक्ति आपने उपार्जित किया हुआ है। आपने पढ़ लिखा, आपने खूब अध्ययन किया, तो आपने अपनी प्रतिभा को प्रज्ञा शक्ति में बदल दिया, प्रतिभा को और बढ़ा दिया प्रज्ञा शक्ति के द्वारा। वो इन्होंने वही बताया कि जैसे प्रत्येक, वो जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कोशिका के समस्त क्रियाएं उनमें उपस्थित अंदर और बाहर के जो एक्स्ट्रा आईसीएफ और ईसीएफ दो कंसेप्ट है ना। ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो आईसीएफ ईसीएफ के इनके जो पोषक हैं यही आपस में अंदर बाहर होते रहते हैं, उन्हीं की वजह से आपका क्रियाएं होती रहती हैं। तो जितनी संश्लेषण क्रिया है, मतलब जितने एनाबॉलिक क्रिया है, संश्लेषण माने संश्लेषणता में जो जोड़ते हैं, तो वो संश्लेषण सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, तो सिंथेसिस की क्रियाएं जो है एनाबॉलिक क्रियाएं हैं, और वो उनका कर्ता करने वाला कफ है। तो अपना कफ क्या करता है? वो भी शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाता है, जो डिजेनरेशन इन्फेक्शन से रक्षा करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बनाए रखता है। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हैं कि अगर रक्त है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर माने हुआ कि ऐसा प्रेशर जो रक्त को रक्त शिराओं में, धमनियों में रोके रखने के लिए पर्याप्त, वही तो है। अदरवाइज क्या करेगा? ये जो प्रेशर हुआ, अगर दोनों तक का प्रेशर, इसका प्रेशर, जल का प्रेशर और धमनियों का प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो बैलेंस नहीं है। क्लेदक, हम लोग कफ की बात कर रहे हैं, यहां बढ़िया आगे। क्लेदक कफ क्या है? क्लेद्यति क्लिदते व अनेन अन्नम इति क्लेदनम। क्लेदना जो आहार को गीला कर, क्लेद क्लिद
क्लिद से बना हुआ, क्लेदित माने गीला करे, उसे क्लेदन कहते हैं। तो क्लिद का अर्थ है आर्द्रिक, मॉइस्चर, भोजन को गीला करेगा। अगर गीला ना हो, तो इन्होंने देखिए मॉडर्न साइंस जोड़ दिया, अगर गीला ना हो तो जा ही नहीं पाएगा आगे, आहार आहार करेंगे, गीला नहीं होगा तो जाएगा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जीआईटी की दीवारों से निकालने वाले द्रव्य को म्यूसिन कहते हैं। म्यूसिन एक उसमें वो है हमारा एंजाइम। तो वो जो निकलेगा, तो जब वो निकलेगा तो क्या करेगा, वो बोलस बना देगा, बोलस बना देगा तो फिर हम कह रहे हैं, इन्होंने उसका साइंटिफिक नाम दे दिया कि ग्लाइकोप्रोटीन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। 99% जली है। और फिर आगे चल के इन्होंने सब वो उसका क्या स्टमक वाल का कह दिया है, पैंक्रियास कह दिया है, और हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन सबका कह दिया है कि 1.5 लीटर, कहीं से 1.2 लीटर निकलता है, कहीं से 2.5 लीटर निकलता है, और कहीं से 1 से 2 लीटर, 1.5 लीटर निकलता है। ये सब जो है क्या करते हैं, यही जो है द्रव्यों से मिलेंगे, गीला करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उनसे जीवाणु को नष्ट करके और सबकी रक्षा भी करेंगे, और फिर अवशोषण इनका हो जाएगा और हाथ में, और वही छोटी हाथ बड़ी हाथ में जहां भी अवशोषण होगा उससे कर लेंगे। और जलीय अंश का तो मेन वहां होता है बड़ी हाथ में, तो इसका अवशोषण करके और फिर उसको जो स्टूल होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये कह रहे हैं कि म्यूसिन के उचित मात्रा में होने से पाचक कार्य उचित प्रकार से होता है, अन्यथा इसकी कमी से उदर अवयवों में एसिडिटी बढ़ जाती है। यानी ये जो वो है श्लेष म्यूसिन की बात कर रहे हैं, तो क्लेदक कफ इसी काम को ठीक से करता है, वो काम क्लेदक कफ का है, जो इन सबको, हमने तो म्यूसिन बताया था उससे मॉडर्न साइंस में, लेकिन हमारे क्लेदक कफ है, इसकी वजह से हमारा ये, अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो बढ़िया से गीला करेगा और बढ़िया से उसको आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे। सर क्लेदक का मतलब क्या हुआ? क्लेदक माने मॉइस्चर, मॉइस्चर माना मतलब गीला करना, क्लिद, क्लिद धातु, क्लेदा माने जल मिलाना। तो आप बिना कोई भी आप खाएंगे तो जब तक रस वो नहीं होगा तब तक वो आगे सरकेगा ही नहीं, और आपको रस भी नहीं मिलेगा। अगर ये आप लार वगैरह से आप वो न वो हो, तो अगर कोई आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए तो उससे रस में नहीं आएगा, रस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गीला होगा ही नहीं। ठीक है, बोलिए। ठीक है सर, जी सर। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये म्यूसिन की कह रहे हैं, आगे बताएंगे, म्यूसिन की कमी होगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। अल्सर माने ऊपर की लेयर नष्ट हो जाती है, जो अंदर की लेयर है वो जहाँ ये एसिड है, वो पेप्टिक अल्सर क्या करेगा, वो आंतों को जला दे, वो स्टमक को जला देगा। तो पेप्टिक अल्सर 2-3 जगहों पर होता है, कहां पर हो सकता है बताइए? इंटेस्टाइन में। कहां पर इंटेस्टाइन में, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर? फर्स्ट पोर्शन जो होगा। यस, गुड। हाँ, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, पहला ड्यूडेनम, तो पहला तो स्टमक जहां पर है गैस बंद, कहां गैस्ट्राइटिस कहां हुई, कहां एचसीएल हुआ, एचसीएल सबसे अधिक कहां है, स्टमक में। ठीक, तो स्टमक पहला हो गया। दूसरा, स्टमक की अग्नि कहीं गई तो कहां गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में जाएगी। अग्नि गई या तो अपर ओसियोफेगस में ऊपर जाएगी तो वो मूव करेगी। नहीं, अग्नि तो हमेशा ऊपर उठेगी। देखिए तो अग्नि का नेचर, कैरेक्टर क्या है, भोजन नली में जाएगी, फिर भोजन नली में जाएगी तो वहां हो सकती है पेप्टिक अल्सर, स्टमक में हो सकती है, और फिर ड्यूडेनम मेन। ये एंटेराइटिस बहुत बाद, ये तो बहुत बाद में होगा। वो नॉर्मली पेप्टिक अल्सर की जो संभावना है 3 जगह पर है, ऊपर, उसी जगह, उसके नीचे। ठीक, मेन कह रहे हैं, मेन मुख्य रूप से, क्योंकि वहीं पर जाएगी और सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ होता है। बाद में तो वहां पर जाकर के आंतों में, जब छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो सारा जो है आपको मिला देगा और उसको बना देगा pH 8, pH 1.5 यहाँ पर है, यही 1.5 जो है
या तो 1.5 है आपके उसमें, और या ड्यूडेनम में आ गया तो 1.5 है, ड्यूडेनम में आने के बाद उसको चेंज होगा, और उसी तरह ऊपर जाएगी तो यही वाष्प जाएगी, ये वाष्प जाएगी, अग्नि है, अग्नि की वाष्प ऊपर जाएगी तो ये उसमें आपको इससे फेगस में परिवर्तन करेगी। ठीक, तो ये है, तो ये उसी को बताया कि अगर क्लेदक कफ की विकृति से उत्पन्न रोग होंगे तो क्या स्लो डाइजेशन कम हो जाएगा, फुलनेस आपको लगेगा भरा हुआ, पेट भरा हुआ है, और एक्सेस म्यूकस इन स्टमक में एक्सेस म्यूकस हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट सेकंड, अवलंबक कफ, अवलंब्यति धार्यति हृदयम इति अवलंबना। दूसरा, अवलंबते धार्यति हृदयम अनेन इति अवलंबनन। दो, इसके दो हैं, दो मिलेंगे श्लोक इसमें, ये चेंज कर लीजिएगा, आप लोग किताबें में गलत लिखा हुआ है, तो टाइप मतलब ये वाला नीचे ऊपर आगे हो गया है। तो ये क्या करता है, हृदय तंत्र को धारण किए रहता है। देखिए, जो हृदय तंत्र को धारण करता है अथवा जिसके अभाव में, देखिए दो चीजें, जिसका भाव होगा तो उसी का, हमने कहा ना कि अगर वो बैलेंस फॉर्म में है तो एक भाव उत्पन्न करेगा, मतलब कोई गुण उत्पन्न करेगा, और अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो उसके विपरीत गुण उत्पन्न करेगा, यही तो उसका कैरेक्टर है। तो वही है, जो हृदय तंत्र को धारण करेगा वो अवलंबित करना, या जिसके अभाव में हृदय में धड़कन बढ़ने लगेगी, हृदय बैलेंस नहीं रहेगा, धारित नहीं रहेगा, धारण नहीं हो जाएगा, वो जो है उसको अवलंबक कफ कहेंगे। जो हृदय तंत्र को धारण करेगा, नंबर 1, और अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो उसके अभाव में, यानी उसके अभाव में, अवलंबक कफ के संतुलन के अभाव में अगर हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी तो वो उसको अवलंबक कफ कहेंगे। तो ये क्या होता है, वक्ष चेस्ट में रसों के उत्पादन करता, जो चेस्ट में करता है वो अवलंबक कफ है। ये हृदय और फेफड़े की सुरक्षा झिल्ली और म्यूकस झिल्ली में स्थित है। हम लोग देख रहे हैं ना, हृदय में भी झिल्ली है और फेफड़ों में भी है। तो जो है शरीर के प्राथमिक प्लाज्मा तरल पदार्थों में है, हम लोग कह रहे हैं शरीर का 70% वही 66-68% जली है, और ये अवलंबक कफ शक्ति और स्थिरता, जो ये जल है उस जल को ये अवलंबक कफ क्या करता है, ये शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। अब उसने फिर मॉडर्न साइंस की बात कर दिया। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े में पूरा होता है, 2 सुरक्षा झिल्ली होती है फेफड़े में, हम लोगों ने पढ़ा है 2 सुरक्षा झिल्ली होती है, एक फेफड़े से ही अटैच होती है और दूसरी जो है अटैच होती है नीचे एब्डोमिनल, जो वो एब्डोमिनल वाले मसल्स होती है उनसे होती है। तो वो कहना चाहिए हमारा डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम से अटैच होती है। अब डायफ्राम के उसमें जैसे ऊपर नीचे करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा फेफड़ा अगर चलिए तो हमारा डायफ्राम नॉर्मली ये है, डायफ्राम यूं हो जाएगा, तो डायफ्राम यूं हो जाएगा तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, तो उसमें और अधिक आ जाएगा ऑक्सीजन, तो वो है। तो प्लूरा वही है 2। अब इस सुरक्षा झिल्ली में ही कहीं कुछ वायु आ जाए, इसी सुरक्षा झिल्ली में कोई इन्फेक्शन आ जाए, इसी सुरक्षा झिल्ली में वायु वो जल बढ़ जाए, तो ये जो जल है वो क्या होता है, उसी से निकल सिक्रेशन है, वही सिक्रेशन है। इस सिक्रेशन में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, यही जो है आपस में या तो सॉलिडिफाई हो जाए तो भी नुकसान है, और अगर वायु बढ़ जाए तो भी नुकसानदेह है, और अगर कोई इन्फेक्शन आ गया इसी जल में तो क्या होगा, कोलैप्स होने लगेगा या फंक्शनल नहीं कर पाए। कोलैप्स होने मतलब कि जो उछकना, जो ऐसे करना है, जो यूं होना है, ये नहीं हो पाएगा, तो वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब यानी वो स्थिर हो जाएगा, इलास्टिक नहीं रह पाएगा। तो फेफड़ों के आवरण इस द्रव्य में पोषक द्रव्यों से पोषण प्राप्त करते हैं, जो इस द्रव्य में उपस्थित पोषक द्रव्यों से पोषण प्राप्त, जो पोषक द्रव्य है इसी में फेफड़ों को जब जो है सेल्स जो है पोषक द्रव्य प्राप्त करते हैं। हृदय भी है, वहां पेरिकार्डियम हम लोग बोल रहे हैं, उसके भी 2-3 स्तर है उसके, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो वो जो है वैसे ही इन सब की फंक्शनलिटी ठीक रहे उसके लिए ये उन्होंने आपको कहा है कि कौन है, अवलंबक कफ। ठीक, क्या होगा, असंतुलन, छाती में जकड़न, क्योंकि वही कहा है, दमा,
फेफड़े कहाँ, सुस्ती आएगी, नेचुरल एनर्जी कम रहेगी, कमर दर्द आएगा, जकड़न आएगी। बोधक कफ। रस्यति, रसम ज्ञापयति, अब जहां कहीं गलत हो लिख लीजिएगा अपने यहाँ, शापियत नहीं है, रस्यम रसम ज्ञापयति अथवा रसते रसो मधुरादि अनेन इत रसम। क्या करती है, रस का, रस को ज्ञापन, मतलब ज्ञापन माने जानकारी देती है। रस्यति, रस का अनुभव करती है, और रसम ज्ञापित, रस की जानकारी, ज्ञापित माने ज्ञान, तो जिससे रस का अनुभव हो, या जिससे, जिसके अभाव में रस का ज्ञान ना हो, तो वो रसन है। तो यानी वही ज्ञान कराएगी, और या तो वो नहीं रहेगी तो ज्ञान नहीं कराएगी। तो जिह्वा में रहकर रस का ज्ञान कराने वाले बोधक, ज्ञान, बोधक माने ज्ञान, बोध, बोध होता है। जैसे 6 रस है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये 6 है, षड्रस व्यंजन कहा गया है आयुर्वेद में। और जो कहीं 5 मिलता है, लेकिन यहाँ मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला सब है। तो ये जीभ क्या करती है, जब तक जल नहीं होता तब तक रस का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये कहाँ करती है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा करते हैं। तो ये क्या करती है, घोल देते हैं। अगर घोल देंगे तो हम लोगों को रस का ज्ञान हो जाएगा। अगर रस में विलय न हो, शुष्क पदार्थ इन रसों में विलय नहीं होते, नहीं कर दीजिएगा यहाँ, शुष्क पदार्थ इन रसों में विलय नहीं होते, ठीक है। तो रसों में विलय नहीं हुए, मतलब नहीं घुलनशील हुए, तो क्या हो, जो विलय नहीं हो गए तो रस का ज्ञान नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने इसको कहा, ये एक है जो आप फ्रेंजियन नर्व पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक ग्लोसोफरेंजियन नर्व है, या तो 6वें नंबर की होगी या 8वें नंबर की होगी। ये ग्लोसोफरेंजियन नर्व नियंत्रित करती है। तो जीभ से इसका संबंध विच्छेद होने से किसी प्रकार रस का ज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि जीभ ही बताएगी, उसमें जो रिसेप्टर्स लगे हैं वही तो बताएंगी, तो वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसने उसको ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। तो वो ये काम तंत्रिकाओं द्वारा वहन कर, ये ज्ञान संवेदना का वहन करने कार्य तो बात का है, क्योंकि मेन इनिशिएटर वो है, बोधक का नहीं है। बोधक क्या करेगा, जलीय क्रिया द्वारा, जो जल है उसका, उसके द्वारा द्रव्यों का विलय करेगा और जिह्वा में इन तंत्रिका तत्वों को रस ज्ञान पाने के लिए प्रवृत्त करता, मतलब आप एक माध्यम देता है, लेकिन करेगा कौन, बात। तो ये है। तो इसका क्या है, मोटापा, भोजन की संवेदनशीलता। आपको लगेगा कि भोजन अच्छा नहीं है, ये संवेदनशीलता भोजन के प्रति, भोजन की नहीं, भोजन के प्रति संवेदनशीलता, मतलब भोजन अच्छा बना है तब भी आप कहोगे नहीं है, तो ये बोधक कफ कह दिए। छाती में जमाव, न चलिए वो है। मधुमेह, ये देखिए मधुमेह यहाँ इसमें आ गया, बोधक कफ के लिए। और स्वादहीनता, वही कि स्वाद ही नहीं आ रहा आपको, पितर्पक कफ। स्नेहयति, स्नेहयति व अनेन शिरः इत स्नेहनः, जो क्या करती है, सिर प्रदेश को स्निग्ध या तर रखता है, वो स्नेहन है। सिर प्रदेश को स्निग्ध, स्निग्ध माने चिपचिपा या उस तरह का फिसलने वाला, इस तरह का, वो तर रखता है, उसको स्नेहन करते हैं। ये तो उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर नीचे आ गया है। क्षमा, धैर्य, निर्लोभता, ये अविकृत मतलब बैलेंस कफ के कर्म है। आपको ये जो गुण है, क्षमा है, धैर्य है, निर्लोभता, ये किसके कर्म है, अविकृत कर्म कफ के, जो बैलेंस। तर्पक कफ का स्थान मस्तिष्क है। और ये देखिए क्यों कहा, सिर प्रदेश कहा, मस्तिष्क, और उसके कर्म ज्ञानेंद्रिय के मूल स्थान मस्तिष्क के लुब्रिकेशन प्रदान करना और आदि कार्य करना। अब क्या करना है कार्य है, ज्ञानेंद्रिय कहाँ रहती है, मस्तिष्क में, वहीं से ज्ञान होता है, तो उसको लुब्रिकेट करना है और पोषण देना है। तो अब ये काम जो है ये कौन करता है, यही कफ करता है। कौन सा कफ, इसको स्नेहन कफ कहते हैं, ये करता है। अब आप देखिएगा मॉडर्न साइंस से अंतर देखिएगा, ये क्या होता है, फिर अगर ये पोषण प्राप्त न करे, लुब्रिकेट न रहे, आदमी पहले क्या करते थे, याद करिए, सर में जो है नॉर्मली तेल लगाते थे, अभी भी लेडीज लगाती है, जेंट्स भी लगाते हैं। तो तेल इसीलिए वो क्या करना, लुब्रिकेशन के लिए था। न्यूट्रिशन तो उसको अलग से मिल रहा है, लेकिन लुब्रिकेशन यहाँ से जाते थे, उसके अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा,
मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा चिंतन आएगा, अच्छे संकल्प शक्ति आएगी और इनको पोषण मिलेगा तो मन अपने कामों को बढ़िया से कर लेगा। ये उनका काम। अब यहाँ सीएसएफ की बात की गई है। इन्होंने कहा कि सीएसएफ ये कह रहे हैं कि सीएसएफ पोषण कार्य अधिक नहीं करता, बल्कि उसको काम क्या है, आप प्रोटेक्शन देता है अधिक, कि वो है तो वो आपको मस्तिष्क में दबाव न पड़े, उससे हो। अगर जो रक्त की मात्रा में अगर बढ़ गई तो क्या होगा, इस तरल की मात्रा बढ़ जाती है, यही वाला तरल की, तो ये तरल मात्रा बढ़ जाती है ताकि दबाव ना आए। ये मतलब इनका कहना है कि ये इसका मुख्य सीएसएफ का मुख्य कार्य बैलेंस है। लेकिन हालांकि मस्तिष्क का पोषण भी कुछ करता है, ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क का पोषण करता ही नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद की ये कहना है कि वो मस्तिष्क का पोषण नहीं करता, बल्कि पोषण करता है ये हमारा तर्पक कफ। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है सीएसएफ, और ये उससे क्या होता है कि ताकि आपका जो जब कभी हिले, आप डुले, इधर उधर जाएं या कोई बढ़ जाए रक्त की मात्रा, तो भी ये प्रभावित, आपका मस्तिष्क प्रभावित ना हो। तो वो कह रहे हैं कि उसका कार्य यांत्रिक मैकेनिकल कार्य है, मतलब केवल ऊपर से रखे हुए प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, लेकिन पोषण करने का काम अगर कर रहा है तो तर्पक कफ होता है। और इसका काम जो है कहाँ है, मस्तिष्क होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, हृदय होगा। ये कफ मस्तिष्क के तरल पदार्थ को ठीक से बनाने और कार्य करने में मदद करता है। कहता है कि सीएसएफ को, ये कफ क्या है, सीएसएफ को मदद तो करेगा, लेकिन सीएसएफ वो काम नहीं करता जो काम ये कफ करता है। संतुलित अवस्था में क्या करेगा, नेचुरली ब्रेन में है तो मानसिक करेगा, शारीरिक संतुष्टि करेगा, संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि भी। संतुष्टि का मेन क्या है, हाइपोथैलेमस। तो यानी ब्रेन ही तो है जो संतुष्टि देता है। उसी से तो आपको लगता है कि आपने बढ़िया काम किया, वही सोचने लगा कि हम बहुत घटिया काम करते हैं तो बेकार हो गया। तो संतुष्टि का भाव जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो यानी कहीं ये प्रभावित कर रहा है। याददाश्त को, नेचुरली याददाश्त, मस्तिष्क में जो भी होगा उन सब की, साइनस में दिक्कत, सिर दर्द, गंध ना आना, वो भी तो है, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त, सिर का हाइड्रोसेफेलस, सिर का आकार बड़ा क्यों होगा, वो उसकी वजह जल की वजह से। हाइड्रोसेफेलस माने, हाइड्रो माने जल, सेफेलस माने सीएसएफ, सीएसएफ का बढ़ जाना, तो उसमें और सीएसएफ के रोग ये। तो हमारा एक लास्ट में रह गया, बस लास्ट में रह गया है, भाई मैडम जुड़ी नहीं है, श्लेष्मक कफ। श्लेषित योजित संधि श्लेष्मक कफ, जो संधियों को सटाता है या जोड़ता है वो श्लेष्मक कफ है। मतलब ज्वाइंट्स में, शरीर की चल शक्तियां मोबाइल बोन ज्वाइंट्स में स्थित क्षेत्र को उन्हें दृढ़ता पर मिला रखता है। मतलब ये जो कफ है वो होता है, हम लोगों ने पढ़ा है मेम्ब्रेनस कैप्सूल, झिल्ली नुमा आवरण, मेम्ब्रेनस कैप्सूल हो गई, उसमें क्या हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी और साइनो मेम्ब्रेन में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये एक्सक्रीट होता रहता है उस मेम्ब्रेन से। तो ये क्या करता है, यही उसको आपके तरल को बना रखता है, जिसकी वजह से आपका मूवमेंट बढ़िया से होता है। तो ये इसका काम जो है, ये वाला काम किसका है, श्लेष्मक कफ, श्लेष्मक कफ का। तो श्लेष्मक कफ क्या करता है, ये हड्डियों में आपके जो जहां पर जोड़ है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड के उत्पादक करता है। जोड़ों का ढीला होना, सूजन, जोड़ों में जकड़न, धीमी दरयुक्त गतियां, ये सब इसी के कार्य हैं। ये उसके कफ के 5 प्रकार का अलग अलग विवरण है। और उसके बाद उन्होंने कहा अंत में कि तीनों कफ, वात पित्त कफ जब सम अवस्था में रहते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां आपको क्या करती हैं, आपको बल, शक्ति, वर्ण, सौंदर्य, सुख, दीर्घायु से युक्त कर देती हैं। और आप इस प्रकार अपने धर्म, अपने अर्थ, अपने काम को बढ़िया से करते हैं और फिर अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन सब माध्यम से वही को है। और अगर नहीं हुआ, अगर विकृत हो गया यानी बैलेंस फॉर्म नहीं हुए तो कोई ना कोई रोग आ जाता है। ये इसका है, यहां तक हम लोगों का आवश्यक था। आगे जो है, जो वात पित्त कफ अभी समाप्त नहीं हुआ है, पहले समझ लीजिए आप लोग, वात पित्त कफ समाप्त नहीं हुआ है।
ये चल रहा है, इसलिए कि हमारे स्तर पे समाप्त भले हो गया हो, लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर है, अभी इसी के आधार